देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. 23rd August on 2023. Finally, we did it. India साउथ पोल पर मून पे लैंड करने वाली पहली और यूएस, रशिया, चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली चौथी कंट्री बन चुकी है। और फ्रेंड्स, जैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, वैसे ही इसरो वालों ने रोवर की मून की सतह पर चलते ही एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर भेजी है, जिसे मैं कुछ ही देर में रिवील करूंगी। वो इमेज देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट इज द प्रूफ वी आर फाइनली ऑन द मून एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट सक्सेस की छाप हमेशा चांद पर बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही प्रज्ञान रोवर सरफेस पर चलना शुरू करेगा, उस पर छाप किए गए अशोका स्तंभ और इसरो के लोगों के इम्प्रेंट्स कुछ इस तरह छाप छोड़ेगा। इसरो की इस सक्सेस को देखकर इसमें इंडियन स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ गया। I mean, जहाँ पर 4 साल पहले सिर्फ 10 इंडियन स्पेस स्टार्टअप इसरो के मिशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं पर अब ये आंकड़ा 140 पर आ चुका है। एंड नॉट जस्ट दिस, बड़े बड़े कंट्रीज लाइक जापान, यूके भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो चुका है। इस कोलैबोरेशन में उन्होंने इसरो के 2 नए स्पेस प्लान सजेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आज इंडिया के साथ साथ बाकी सभी कंट्रीज को भी इसरो पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा था कि इंडिया पहली वो कंट्री बनेगी जो कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगी। बट वेट फ्रेंड्स, ये सिनेरियो 4 दिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यू नो व्हाट, 4 दिन पहले तक रशिया का लूना 25 मिशन इंडिया के चंद्रयान 3 को कांटे की टक्कर दे रहा था। दरअसल 11 अगस्त 2023 को रशिया ने अपना लूना मिशन लूना 25 लॉन्च किया था, जिससे अनलाइक चंद्रयान 3 बिना पृथ्वी के अराउंड 5 बार ऑर्बिट किए डायरेक्टली लॉन्चिंग से सीधा मून की ऑर्बिट पर दाखिल करवाया गया। और रशियन साइंटिस्टों की कैलकुलेशन के अनुसार लूना 25 चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त को आखिरी डीबोस्टिंग टेस्ट करने के दौरान लूना 25 बट हद से ज्यादा रश लगाने की वजह से वो एक्सेप्टेड ट्रेजेडी से डेविएट हो गया और सीधा मून से टकराकर क्रैश हो गया। और इसी के साथ उनका ये मिशन वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन इसरो के साथ साथ नासा के साइंटिस्ट को ये पक्का भरोसा था कि ऐसा हादसा चंद्रयान 3 के साथ होने के चांसेस काफी कम है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन सभी को ये पता था कि रशिया की तरह हड़बड़ाहट में स्पेस में अपनी पावर दिखाने के लिए इंडिया ने अपने इस मिशन को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे जिन जिन वजहों का हाथ था, उन सब को समझकर सॉल्व करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है काम एंड कंपोज्ड मैनर में। सिंपली स्पीकिंग, इसरो ने इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिससे कि सक्सेस के चांसेस मिशन में बिल्कुल हाई हो। जब भी इसरो ऐसे स्पेस मिशन करता है या इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, हम सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज के तारीख में भी बहुत ही कम भारतीयों में असल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। विज्ञान एक ऐसा माइंडसेट है किसी भी भारतीय के और पूरे भारत के तकदीर बदल के रख सकता है। लेकिन कितने कम लोग हैं जो इस मिशन में असल में रुचि रखते हैं, ये दृष्टिकोण को अपना के अपनी लाइफ प्रॉब्लम सोल्यूशन में मदद लेते हैं। वेल, वेरी लेस, बिकॉज भारत में इन जनरल साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है और इसी चीज को हम मिलकर बदलना चाहते हैं फ्रेंड। और इसीलिए हम सब साइंस लवर्स मिलकर एक मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं, मिशन साइंटिफिक भारत। इस मिशन के बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊं, बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। फुल प्रूफ प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था टेस्टिंग, जहां मिशन के सभी इंस्ट्रूमेंट को वर्किंग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर टेस्ट किया गया था। और इसमें सबसे पहले इसरो के साइंटिस्ट ने विक्रम लैंडर में फिट किए गए सभी सेंसर, नेविगेशन सिस्टम सेपरेटली टेस्ट किए थे, जिसे कोल्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्ट का मेजर मोटिव था टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर्स में ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, चांद की सतह पर कोई भी एटमॉस्फेयर न होने की वजह से, साथ में उसकी साउथ पोल पर सूरज की किरणें ना पड़ने की वजह से वहाँ का एवरेज तापमान -30 डिग्री
सेल्सियस है और इसीलिए इतना कूल टेम्परेचर होने पर सेंसर्स की हायर वर्किंग एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए उन्होंने इससे भी 5 डिग्री कम -18 डिग्री सेल्सियस पर टेस्ट किया। सभी सेंसर्स में सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर थे LPDC, LDV और LSDAC, क्योंकि ये सभी सेंसर लैंडर की पोजीशन, वेलोसिटी और उस रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब नॉर्मली इन लेजर सेंसर्स को टेस्ट किया जाता है जहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड हीलियम की वजह से स्पेस के ठंडे तापमान को इंडिकेट करने की कोशिश करता है। बट आर यू सी, ये काफी बजट प्रोसेस है, तो इसरो ने चंद्रयान 3 के केस में इसे बजट फ्रेंडली बनाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली। यू डोंट बिलीव, उन्होंने सभी सेंसर को हेलीकॉप्टर में लोड किया और हाई एल्टीट्यूड्स पर लेकर गए जहां तापमान नेचुरली -18 डिग्री सेल्सियस था। वहां से सेंसर्स की सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने की कैपेसिटी और लेटेंसी, यानी कि सिग्नल्स कितना लेट ट्रैवल करते हैं, इन सभी पैरामीटर्स को अच्छे से चेक किया। इसके बाद उन्होंने लैंडर को पावर देने वाले थ्रस्टर्स को टेस्ट किया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 6000 km/h से 0 तक लानी पड़ती है और वो काम सिर्फ और सिर्फ थ्रस्टर्स ही करते हैं। तो बेसिकली विक्रम लैंडर में 2 तरह के थ्रस्टर्स यूज किए गए। पहला लैंड, जो लैंडर को कंटिन्यूस थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसके लिए इसमें 2 लिक्विड फ्यूल्स हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, जो मिक्स शुगर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और थ्रस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और दूसरे टाइप के थ्रस्टर्स है जिन्हें कहते हैं रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर, यानी RCT, जो कि लैंडर की रोटेशनल वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। तो देखो, बेसिकली ना ये RCTs लैंडर के स्टीयरिंग व्हील के जैसे काम करते हैं। इन 4 थ्रस्टर्स को इंटरवल पर इग्नाइट किया जाता है। इस लैंडर की पोजीशन कंट्रोल करके उसे ऑर्बिट में रखना आसान हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हमको लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो राइट साइड के थ्रस्टर्स को इग्नाइट हो जाएगा, जिससे लैंडर तो राइट साइड के थ्रस्टर्स को इग्नाइट किया जाएगा, फिर लैंडर लेफ्ट साइड की तरफ झुक जाएगा। इन दोनों ही थ्रस्टर्स की दोनों ने इस मैकेनिज्म की जांच पड़ताल की ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस भी बढ़ जाए। पर इन थ्रस्टर्स के साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग के एक और पार्ट पर निर्भर करती है, जिसमें अगर जरा से भी गड़बड़ हो, आखिरी पल में पूरा का पूरा लैंडर चकनाचूर हो सकता है। वो है लैंडर के लेग्स के लिए इसरो के साइंटिस्ट ने मून की सरफेस को रेफ्रिजरेट करके एक टेस्ट बेड बनाया था। उस पर लैंडर के लेग्स पर एक टेस्ट बेड बनाया था और उस पर लैंडर के लेग्स पर काफी सारे स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किए गए। और इन्हीं सब टेस्टिंग के सक्सेसफुल रिजल्ट्स को देखते हुए इसरो के साइंटिस्टों को पूरा विश्वास था कि चंद्रयान 3 100% पूरा सक्सेसफुल होगा, और हुआ भी। उनके फुल प्रूफ प्लानिंग सक्सेसफुल रही। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही लैंडर मून के ऑर्बिट में सरफेस से 745 किलोमीटर ऊपर आया, उसने सबसे पहले मून की सरफेस को स्कैन किया और एक परफेक्ट लैंड स्पॉट को डिसाइड किया। जब एक लैंडिंग स्पॉट डिसाइड हुआ, तब इन्होंने 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सरफेस से 30 किलोमीटर दूर डिसेंड किया। यहाँ पे उसके सभी इंजन इग्नाइट हुए और धीरे धीरे करके मून के सरफेस के करीब ट्रेवल करने लगे। इसी के दौरान लैंडर के RCT थ्रस्टर ने लैंडर को एक्सपोर्ट पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन में अलाइन किया। मून सरफेस 7.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर एक बार लैंडर पे लगी कैमरास और सेंसर ने ये मैच्योर किया कि एवरीथिंग इज वेरी बिग मोमेंट। जैसे ही उन्हें सब कुछ सही होने का सिग्नल मिला, लैंडर ने फिर से एक बार मून के सरफेस की ओर अपनी जर्नी कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दी। और फिर जैसे ही वो सरफेस के करीब 8 से 1300 मीटर दूर था, उसमें लगे कैमरा सतह की पिक्चर लेना शुरू किया। सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया और कंप्यूटर ने इन डेटा को कवरेज करके कंफर्म किया कि सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही लैंडर पे लगे RCT थ्रस्टर्स ने फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन किया और सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे जैसे वो नीचे आया, वैसे वैसे लैंडर्स के 4 लेग उसके सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। बेसिकली इन लैंडर लेग्स में माइक्रो स्टार सेंसर, टच डाउन सेंसर्स लगे हैं, जो कि मून की सतह की एलिवेशन और पंप्स को स्कैन करके उसकी वर्चुअल मैपिंग की। उसके बाद इस मैपिंग के जरिए लेग पे लगे हुए एक्चुएटर्स और इंक्लिनोमीटर्स ने उनके एंगल्स
कोर्स को एडजस्ट किया, बाकी जमीन से कांटेक्ट करते वक्त, ताकि मून के सरफेस पर लैंड करते वक्त लैंडर्स का बैलेंस ना बिगड़े। अब ये सारे प्रिकॉशंस के बाद साइंटिस्टों को ये पता था जिस फॉर्म में लैंडर कि जिस मोमेंट पर लैंडर्स लेग्स मून सरफेस से कांटेक्ट करेंगे तब ही वो शॉक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इसी शॉक को स्टैंड करने के लिए लैंडर्स लेग एरोप्लेन की तरह ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाए गए थे जो कि अप्रोक्सीमेटली 4000 न्यूटन का फोर्स एब्जॉर्ब कर सके। बाय द वे ये इतना फोर्स होता है कि जिस फोर्स से हम इंसान अगर जमीन से टकराएं तो हमारी सबसे मजबूत बोन दैट इज थाई बोन ट्यूमर वो तक टूट जाएगी। इन सभी एनालिसिस के बाद लैंडर मून सरफेस से 150 मीटर ऊपर पहुंचा। उसने फिर से एक बार लैंडिंग स्पॉट की जांच की। जैसे ही उसे सब कुछ ठीक लगा, ऑन बोर्ड कंप्यूटर ने फाइनल डिसीजन का सिग्नल भेजा और अगले 73 सेकंड्स में लैंडर मून सरफेस पर लैंड हो गया। इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड, उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी प्लान को बखूबी एग्जीक्यूट करके चंद्रयान 3 ने एक नया विक्रम अपने नाम कर लिया। अब लैंडिंग के कुछ 4 घंटे बाद लैंडर से एक रैम के जरिए ज्ञान रोवर डिसेंड हुआ। पहले इमेज पृथ्वी पर आ भी चुकी थी। ये है वो इमेज और इट इज माइंड ब्लोइंग। अब इसके बाद उसने सबसे पहले रिसीव ट्रांसमिट एंटीना की वजह से लैंडर के साथ कम्युनिकेट एस्टेब्लिश किया सो दैट लैंडर रोवर की इंफॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचा सके। अब ये एंटीना किसी नॉर्मल टीवी की डिस्क की तरह ही सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकता है, बट देयर इज अ कैच। इस कम्युनिकेशन के लिए उसे हमेशा लैंडर के 500 मीटर की रेडियस में ही रहना होगा और अगर वो ये थ्रू आउट मेंटेन कर लेता है दिस वुड बी स्टार्ट एक्चुअल मिशन जो है मून के सरफेस की केमिकल टेस्टिंग। अब इसमें फ्रेंड उसकी मदद 2 इंस्ट्रूमेंट करने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। इनमें से LIBS मून के सरफेस में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट करेगा, फिर जिनसे उस केमिकल्स में से अलग अलग वेव्स लाइक अल्फा वेव एंड एक्स रेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे AP एक्सेस पे डिटेक्ट करके उन्हें अलग अलग कंपोनेंट के स्पेक्ट्रम के साथ एनालाइज करेगा ताकि मून के साउथ पोल पर सोइल का कंपोजिशन क्या है इसका पता लग सके। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि चंद्रयान 1 के मून पर पानी ढूंढने के बाद अब चंद्रयान 3 मून पे क्या नया खोज निकालता है। वेल व्हाटएवर बी द केस, सबके पहले कई सारी स्पेस सुपर पावर कोलैबोरेटिव मिशन प्लान कर रहे हैं सक्सेस के बाद, जिसमें से टॉप और लेटेस्ट स्पेस मिशन है JAXA और इसरो का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपैक। इसमें लैंडर बेसिकली इसरो की टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा और रोवर और लॉन्च मेकर JAXA का होगा, जिसके साथ ही IIST बेंगलोर और यूनिवर्सिटी ऑफ चैम्बर्स मिलकर इसरो की मदद से एक्सो वर्ल्ड नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक्सो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। और ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि इसरो के साथ साथ कई सारे इंडियन फैक्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन है। ये स्टार्टअप एक पूरे के पूरे इंडियन स्पेस इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और इसमें फोर फ्रंट पर है स्काईरूट, अग्निकुल, ध्रुवा स्पेस और बिलेक्ट्रिक्स एरोस्पेस, जिन्होंने बाय द वे विक्रम लैंडर के डिजाइन में काफी मदद की। और सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड, MNCs लाइक L&T, गोदरेज एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पुराने चंद्रयान 3 के सिस्टम इंटीग्रेशन, उन्होंने भी चंद्रयान 3 के इस मिशन के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन लॉन्चिंग के लिए कुछ कंपोनेंट, थ्रस्टर्स एंड इंजन जैसी इंटेग्रल चीजें भी डेवलप की। और इन सभी के कंट्रीब्यूशन की मदद से ही ये मिशन इतने कम टाइम में ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल होता है। बट वो बात अलग है कि इसकी वजह से इसरो का बजट स्लाइटली बढ़ रहा है, जिससे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है और उन्होंने भी इसरो को थोड़ा ज्यादा बजट अलॉट किया, विच इज ग्रेट फॉर इसरो एंड फॉर अस इंडियन फैन। मे बी ये बजट इंक्रीमेंट थोड़ा पहले आया होता तो इसरो आज की तारीख में काफी सारे बड़े माइलस्टोन। अब फ्रेंड्स जब भी फ्रेंड इसरो की माइलस्टोन को अचीव करता है, सभी भारतीय गर्व फील करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी किसी भी देश का बैकबोन होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में लोग साइंस को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, जबकि विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो कि इंसान को
और इंसानी सभ्यता को तरक्की के मार्ग पर ले जाता है। और इसीलिए ये हमारा मिशन है फ्रेंड कि हम इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इस कदर मिलाना चाहते हैं कि बच्चा बच्चा साइंस से प्यार करने लगे। इस मिशन को पूरा करने के लिए अब जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे शेयर कीजिए और बताइए कि साइंस पढ़ना इतना बुरा नहीं है। तो शायद आपको पता नहीं होगा, हमारे भारत देश में आज की तारीख में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है, यानी यंग पर्सन ज्यादा रहते हैं। अगर ये सभी साइंस से प्यार करने लग जाएं और इसे आगे बढ़ा दे तो हमारा भारत का भविष्य आप खुद भी देख सकते हो क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली शेयर दिस वीडियो एंड सपोर्ट साइंस सब्जेक्ट। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए सोच बाय वीनस।